ये जेन ज़ी की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है ना कि व्हेन यू आर बिटवीन द एजेस ऑफ 12 to 19 यू आर स्क्रीमिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड नाउ व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s एंड यू सीन द मार्केट, तो आप कहते हैं मैं गाइड अच्छा नहीं किया। गाइडेंस ली थी आपने? A whole nation of zombies that we have produced, और वो zombies आके फिर आपसे सवाल यही करेंगे कि हम क्या करें। हम प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात करते हैं, आप एलजीएस को उठा लें, बीकन हाउस को उठा लें, बहुत सारे स्कूल्स हैं, रूट्स हैं, पैसा छाप रहे हैं और बच्चे ज़ीरो, नील। तो पैसा छापना बुरा है? तो ये जिन स्कूल्स और कॉलेजेस के आपने नाम लिए हैं, यहाँ पे आप और मैं और हर बंदा जाना पसंद करता है। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई हैव सीन एट माई सेल्फ कि किड्स कैंपस की जो मदर्स हैं वो लड़ रही होती हैं बाहर टीचर्स के साथ या पीटीसीज पे कि जी हमारे बच्चों को अंग्रेजी आपने ऐसे नहीं सिखाई है। व्हेन यू सेंड योर चाइल्ड टू सम मुस्लिम गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके वहाँ पे दोस्त और कम्युनिटी के लोग कौन होंगे? एंड व्हेन यू सेंड योर चाइल्ड टू एचएसएन, जिसमें उसने अगले 10-12 साल पढ़ना है, तो उसके कम्युनिटी के अंदर कौन लोग होंगे जो उसके फ्रेंड सर्कल बनेगा? आई वेंट टू किनेड और आपको पता है वहां जाके मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिमाग को जंग लग गया, बिकॉज द टीचर्स। आप किनेड की बुराई कर रही? मैं कर रही हूँ और मैं बड़ी ओपनली करती हूँ। कहाँ बेचे बच्चे को? आप बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, आप उनको अच्छी चीज देना चाहते ही नहीं है। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि द नेक्स्ट लॉट इज गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग अप। आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, पूरा आर्गुमेंट आपने किया। वेलकम टू द मार्केट जेन ज़ी। आप आ गए अब मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी उम्रें भी अब होना शुरू हो गई है 20-25 के दरमियान। तो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स एंड यू रियलाइज कि ओ लाइफ इज नॉट दैट इजी। हेलो, वेलकम टू द कैपिटलिस्ट मार्केट। और फिर एक सवाल आता है जी, पाकिस्तान की जेन ज़ी सोई हुई है, पाकिस्तान की जेन ज़ी को क्या करना चाहिए? डू यू नीड अ रेवोल्यूशन? पहले तो ये देखें। We do. Why do you need a revolution? Gen Z cannot blame capitalism. Okay. You have to understand how does the system work or create another alternate system. It's a sad state of affairs, I know. और मुझे शायद बोलते हुए थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए था. But the thing is कि someone should have given the reality touch. किसी ने चेक दे देना चाहिए था. वो अभी तक नहीं मिला. Hi everybody, this is Namra Mahmood. Welcome to another podcast at NAR. Today we have a very special guest, Ehsan Tariq. He is a social critic and a CSS mentor. Thank you, sir, for joining us. Welcome to the podcast. Today we'll be discussing a very major issue in Pakistan, जो कि revolve करता है degree और skill set के ऊपर. But before we go into the debate, my point starts from the fact हम पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं बच्चा टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन दो शोबों से के बाद पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। हम ग्रेड 8 तक आते हैं तो एक बहस शुरू हो जाती है कि इसको मैट्रिक कराना है या इसको हमने ओ लेवल्स कराना है, क्योंकि आजकल आपको पता है रुझान जो है वो कैम्ब्रिज की तरफ बहुत जा रहा है, समझे। उसके बाद से ये स्टेज ख़त्म होती है तो FSC, FA, ICS, A लेवल्स की डिबेट शुरू हो जाती है एंड देन यूनिवर्सिटी की डिबेट शुरू होती है और इसी लूप होल में कहीं हम फंस गए हैं, ठीक है। माई बेसिक क्वेश्चन टू यू इज़, आर यू really satisfied with the system of Pakistan, the education system of Pakistan? अच्छा नम्रा, ऐसे कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और ये आज की नहीं, इट्स ओल्ड एज एडेंडम, और बड़े अरसे से ये बात हमें कंसिस्टेंटली सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक अच्छा निज़ाम नहीं है, इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो अब हमारे पोटेंशियल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हू सो एवर गेट्स सम काइंड ऑफ गुड एजुकेशन, दे प्रेफर टू ट्राई टू मूव आउट, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और उसमें डेफिनेटली एक ये रोल आ जाता है कि सिस्टम इटसेल्फ कैसा है, बट इट ऑल्सो प्लेसेस अ लिटिल बिट ऑफ फोकस ऑन द पेरेंट्स एज वेल, कि आपके पेरेंट्स कितने वेल एजुकेटेड हैं और उनको कितना पता है कि हमने बच्चों को किस किस्म की तालीम दिलवानी। एंड दैट इज समथिंग जो कि इनकरेज भी करना चाहिए, स्पेशली जो यंग पेरेंट्स हैं हमारे पास, उनमें ये चीज़ मुझे देखने को ज़्यादा मिल भी रही है। और बीइंग एज यंग पेरेंट माई सेल्फ, आई कैन से कि आपको बच्चे की इन्स एंड आउट्स के बारे में पता हो, क्योंकि चाइल्ड का जो माइंड है ना, वो लॉक वाली बात आ गई, इट्स अ ब्लैंक स्लेट, वो क्लीन स्लेट होती है, और उस स्लेट के ऊपर क्या लिखना है, कैसे चलाना है, वो हमने डिसाइड करना है। अगर आप वो वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने सारा का सारा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस कर दिया है एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर कि बस जी बच्चे को स्कूल भेज देंगे और बच्चा उसमें से साइंसदान बन के निकल जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल।
ठीक है, दिस इज ए पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम जिसको एक बड़े ही सिस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन किया गया है और वो एफिशिएंट है वर्क फोर्स प्रोड्यूस करने में। ठीक है। ये तो जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन वाली क्रिटिक है हाँ जी। वो भी हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्कफोर्स या जो स्कूल सिस्टम जिसे हम प्रशियन मॉडल कहते हैं, हाँ। ये बनाया ही इसलिए गया था कि ये एक वर्किंग कैपेसिटी को एनहांस कर सके। इंटरेस्टिंगली ओके। अब वो कैसे करता है कि आप स्कूल में बेल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेल होगी तो अगली क्लास शुरू हो जाएगी, जी ठीक है, बिल्कुल। और वही काम आप देखते थे कि पुराने दौर में, अब ये काम नहीं होता, हाँ। बट अगर आप किसी पुरानी फैक्ट्री को विजिट करेंगे वहाँ भी बेल लगी हुई होती है कि बेल्स बजेंगी तो आपकी जॉब का टाइम खत्म हो गया, बेल ऑन है। सो वो रेजोनेट करती है फ्रीक्वेंसी उसके साथ कि आप चाहते हैं कि ऐसे वर्कर प्रोड्यूस करें। फिर लेट लुक एट द करिकुलम। हमारा करिकुलम भी वो वाला है जो बच्चों को रोट लर्निंग सिखाता है, जो बच्चों को वो भुट्टो वाली बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं स्मार्ट इनफ टू रन द मशीन्स बट नॉट स्मार्ट इनफ टू क्वेश्चन द सिस्टम। कि इतने स्मार्ट जरूर हो कि मशीन चला सके, लेकिन इतने ना हो जाएंगे कि सिस्टम क्वेश्चन करना शुरू कर दे। एंड दैट इज अ होल नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, और वो ज़ॉम्बीज आके फिर आपसे सवाल यही करेंगे कि हम क्या करें। सो पेरेंट्स हैव टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द होल एजुकेशनल साइकिल ऑफ देयर चिल्ड्रन कि हमने क्या बनाना है, क्या पढ़ना है, और उसके हिसाब से फिर बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। सर ये दौड़ नहीं, आपको नहीं लगता ये एक दौड़ लगी हुई है कि बच्चा पैदा, आजकल के पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि बच्चा पैदा होता है, माओ के दिमाग में होता है इसको किड्स कैंपस भेजना है, HSN की तैयारी करानी है, LGS JT में मेरा बच्चा जाना चाहिए, BDC में मेरा बच्चा जाना चाहिए। पेरेंट्स खुद मेहनत नहीं कर रहे बट दे आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एट द सेम टाइम अब ना तो वो रिस्पेक्ट रही है टीचर्स की, एट द सेम टाइम ना वो तरबियत और वो चीज़ रही है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के लिए। आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि किड्स कैंपस की जो मदर्स हैं वो लड़ रही होती हैं बाहर टीचर्स के साथ या PTCs पे कि जी हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी आपने ऐसे नहीं सिखाई है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एट द सेम टाइम उनका एक्सेंट नहीं बना, एट द सेम टाइम ये स्कूल की, ठीक है आप पे कर रहे हैं, स्कूल की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट द पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी लेजी कि वो अपने बच्चों पे मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो मेहनत। एट द सेम टाइम हम जो आपने रोट लर्निंग वाली बात की है, वेरी अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, मेरी कज़न है मैट्रिक में है वो शायद, उसकी मैंने अभी 9th-10th की किताब देखी सोशल स्टडीज़ की, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड टू रीड टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। यानी कि हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहा है, जो किताबें डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने क्या लिखना है अंदर, क्या नहीं लिखना। एंड they're giving children they're giving children false information। और गवर्नमेंट्स जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, चले उनको तो छोड़ दें, हम प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात करते हैं, आप LGS को उठा लें, बीकन हाउस को उठा लें, बहुत सारे स्कूल्स हैं, रूट्स हैं, पैसा छाप रहे हैं और बच्चे ज़ीरो। तो पैसा छापना बुरा है? पैसा छापना बुरा नहीं है, आप बच्चों के अंदर इंस्टिल क्या कर रहे हैं? देखिए, दिस स्टेम्स फ्रॉम अ लार्जर आर्ग्यूमेंट ऑफ कमर्शलाइज्ड एजुकेशन। आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर बच्चे के पास पढ़ने का राइट होना चाहिए, उसको पढ़ाई करनी चाहिए, किस क्वालिटी की पढ़ाई होनी चाहिए ये कोई मेंशन नहीं किया हुआ। एंड दैट इज़ अ डिलेमा इन द एंटायर वर्ल्ड, चाहे आप US में चले जाएं, UK में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, कि देयर इज़ अ सेक्टर ऑफ प्राइवेट एजुकेशन। So how to get the student out of the governmental funded education towards the private education, you have to offer something more। कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये जिन स्कूल्स और कॉलेजेस के आपने नाम लिए हैं, यहाँ पे आप और मैं और हर बंदा जाना पसंद करता है। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू लर्न। ठीक है। एंड आपने स्टार्ट में बात की थी ना कि O लेवल्स के और जो सिंपल मैट्रिक के बच्चे होते हैं उनमें फ़र्क होता है, डेफिनेटली होता है। आई थिंक ये इस झूठ से हमें बाहर निकलना चाहिए कि नहीं ये दो पैरेलल ब्रांड ऑफ सिस्टम्स चल रहे, नहीं चल रहे। जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों बच्चों के अंदर, ठीक है, ना सिर्फ इंग्लिश के अंदर। दैट इज अनदर होक्स किस्म की बात बन गई है कि जी सिर्फ इंग्लिश का फर्क होता है, इंग्लिश का नहीं होता। उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज और मैक्सिमम पोटेंशियल भी वेरिएट हो जाता है। सो वुड आई वांट माई चाइल्ड टू गो टू एन इंस्टीट्यूट एंड जस्ट गेट द बेयर मिनिमम,
या वुड आई वांट कि मैं उसको एक ऐसी जगह पर लेके जाऊं जहां पर उसको ज़्यादा बेहतर अपना पोटेंशियल फुलफिल करने का मौका मिले, एंड हेंस द एचएसएन थिंग। या ओके ठीक है, और फिर सोशलाइजेशन वाले फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट आई लर्न रिसेंटली, कि मेरा भी एक छोटा बेटा है, और वो फैक्टर ये है कि व्हेन यू सेंड योर चाइल्ड टू सम मुस्लिम गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके वहाँ पे दोस्त और कम्युनिटी के लोग कौन होंगे? एंड व्हेन यू सेंड योर चाइल्ड टू एचएसएन, जिसमें उसने अगले 10-12 साल पढ़ना है, तो उसके कम्युनिटी के अंदर कौन लोग होंगे, जो उसके फ्रेंड सर्कल बनेगा, वो किन की बच्चे हैं, किन की औलादे हैं, और वो आगे जाके किस किस्म के सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा। ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर चार्जिंग यू फॉर। सो अगर वो आपको हाई चार्ज कर रहे हैं, अभी कॉम्पिटेंसी कमीशन के अंदर एक पिटिशन भी आई हुई ना कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और अपनी बुक्स पब्लिश कराते हैं और बहुत हाई लेवल पे पेमेंट करते हैं, सो दैट इज ट्रू, बट वो आपको एक मॉडिकम भी बहुत दूसरे लेवल का प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके बच्चे को कहीं और नहीं मिलेगा। और ये तो कैपिटलिज्म का फिर असूल है ना कि इफ दे आर गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा, दे गोइंग टू चार्ज यू समथिंग एक्स्ट्रा। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी स्कूलिंग एलजीएस की है, मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहना चाहिए आपके लिए, अनफॉर्चुनेटली आई वेंट टू किनेड। ठीक है, और आपको पता है वहां जाके मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिमाग को जंग लग गया, बिकॉज द टीचर्स। आप किनेड की बुराई कर रही? मैं कर रही हूँ और मैं बड़ी ओपनली करती हूँ। वहां जाके मुझे ये चीज का अंदाजा हुआ कि टीचर्स डिमांड कर रही है मेरे से रोट लर्निंग जी, मार्जिन खींचे, मार्कर होना चाहिए पास। हमने ओ लेवल्स में ये चीज नहीं की हुई थी। मेरे लिए अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आई एम गोइंग टू राइट इट, प्रोड्यूस इट इन माई ओन वर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे टीचर्स मुझसे डिमांड करती थी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाया, तुमने एज इट इज लिख के आना। तो ये किनेड का इशू है या आपके फैमिली की डिसीजन मेकिंग का इशू है कि एक बच्चे को आपने एक सेटअप से उठा के दूसरे सेटअप में लेके ये दोनों तरफ का इशू है। इट्स नॉट ओनली किनेड, आप जीसी चले जाएं, आप इवन एफसी के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह के हैं। हम एफसी को बड़ा वो करते हैं। एट द सेम जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, लाहौर कॉलेज है, हर जगह यही हाल है। क्योंकि वहाँ के टीचर्स भी उसी तरह के हैं, वो ओल्ड स्टाइल है, वो नया अपने अंदर कोई चेंज लाना ही नहीं चाहते हैं। एट द सेम टाइम फैमिली पे मैं क्यों आ रही हूँ ये बात लेके, क्योंकि हमारे दिमागों में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैठ गई हैं कि जी किनेड का ठप्पा लगेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ठप्पा होगा तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। देखिए जिस दौर में ठप्पा मैटर करता था वो दौर भी तो देखे ना आप। यू टॉकिंग टू मी अबाउट 20 years बैक, 2002-3 की बात हो रही है, उस टाइम किनेड का ठप्पा इंपॉर्टेंट होता था। वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस राइट नाउ। एग्जैक्टली, वी डू हैव, और मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रही हूँ। द पॉइंट इज कि हमारे पेरेंट्स की सोच अभी भी वही है। Hence I always say कि पेरेंटिंग कोर्स एक होना चाहिए। पेरेंट्स को आजकल के साथ मॉडर्न लोगों, मतलब मॉडर्निटी के साथ चीज़ों को एक अलाइनमेंट में रहना चाहिए। यू कांट जस्ट आस्क देम टू गो टू किनेड, प्लीज। जंग लग रहा है वहां जाके आपको। कहाँ भेजे बच्चे को? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जंग नहीं लगने दे रहा? आई थिंक लम्स। So LUMS की बड़ी limited seats होती हैं. So and I think LUMS all of Lahore or all of Punjab cannot go to LUMS, right? Yeah. So where should the rest of the normies go? ये आप बताएं ना। लेकिन my issue is कि जो हमारी, because that pertains to the topic as well, और वो ये कि जो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल सेटअप की एजुकेशन है, the public education, it is producing zombies from World War Z. Yeah. ठीक है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है। एंड आई एम समवन हु इज सिटिंग इन द सेटअप जिसका काम है रोजाना की बेसिस पे बच्चों को पढ़ाना, एंड आई एम सीइंग अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज एंड हु आर कमिंग फ्रॉम सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड वो भी किसी अच्छे कैलिबर की। सो व्हाट माय एसेंस इज, जब मैं इस पर क्रिटिक करता हूँ एजुकेशनल सेटअप के ऊपर, स्पेशली गवर्नमेंटल फंडेड एजुकेशन पे, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, वो स्टेम यहाँ से करती है कि आप एक ऐसी क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका मार्केट में काम ही कोई नहीं। मार्केट इज द ग्रेट बैलेंसर, वो कर देता है सबको बैलेंस आगे। मार्केट में जो आपका एम्प्लॉयर है उसको नहीं चाहिए कि आपने डिग्री कौन सी ली हुई है, उसको चाहिए आप स्किल्स क्या लेके आ रहे हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है, एक अच्छी ईमेल टाइप कर लेते हो, प्रेजेंटेशन बना लोगे कोई। सो जब आप गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से निकल कर आते हैं तो ये जो स्किल्स होते हैं ना आपके,
as you've mentioned, वो खत्म हो जाते हैं. हो जाते हैं. You're not very good at it, and then you have to compete with those people who are at the top end of that forum. ठीक है, you have to compete people from NUST, from LUMS and all of that, और they are doing their jobs diligently. ठीक है, वहाँ पे डिग्री भी बड़ी आराम से नहीं मिलती है. So ये लोग मार्केट में आके ज़ाया हो जाते हैं. आपके लिए वही जगह बची है, मुश्ताक फैब्रिक्स पे काम कर लेंगे जी, रशीद पंप्स पे चले जाएंगे, और जो सारी MNCs हैं, मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज हैं, वो नहीं हायर करेंगी आप. एंड देन हेंस बिकम्स द एलिटिस्ट आर्टिकल आ जाता है ना, वो क्रिटिक आ जाती है कि जी जो MNCs है वो फेवर करती हैं इस किस्म के इंस्टीट्यूशन को. नहीं करती वो फेवर नहीं करती है, वो क्वालिटी को फेवर करती है. और क्वालिटी जब आपकी प्रोड्यूस ही ऐसी जगहों पर होगी, सो मार्केट इज नॉट गोइंग टू पे यू मनी जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिग्री. मार्केट इज गोइंग टू डिमांड समथिंग फ्रॉम यू. कैपिटलिज्म की एसेंस ही ये है कि आपने पुट इन करना है. अब उससे हम सोशलिस्ट क्रिटिक कर सकते हैं एक बहुत बड़ी जाके कि नहीं वो ठीक है या नहीं है, बट दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास कैपिटलिज्म इज द वर्ड ऑफ द टाइम, और उसके मुताबिक यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग टू द फर्म और टू द बिजनेस इफ यू वांट टू स्टे. अच्छा, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा आपके पास अब आता है, उसने A लेवल्स का ग्रेजुएट है, और वो आपसे पूछता है कि सर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं एंड व्हाट डिपार्टमेंट शुड आई गो फॉर. जैसे अब मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं, व्हाइल आई वाज इन A लेवल्स मुझे किसी ने कहा, या मेजॉरिटी जो आपको मशवरे दे रही होती है, उन्होंने कहा लिंग्विस्टिक्स करो, बड़ी बड़ी डिमांड है, फलां है, ये है, बाहर चली जाना. इसके बाद आई डिड, मैं कनेड गई, क्योंकि 2 से 3 इंस्टीट्यूट्स हैं लाहौर में जो लिंग्विस्टिक्स करा रहे हैं. ठीक है, कनेड में गई, और कनेड में नया नया शुरू हुआ था, एंड विद दिस माइंडसेट कि ओ टीचर्स अच्छे होंगे, नया नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, थिंग्स विल गो वेल फॉर मी. आई स्वेयर जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुई हूँ उस दिन से लेके अब तक मुझे मेरी फील्ड की नौकरी नहीं मिली है ही नहीं. पाकिस्तान में तो है ही नहीं. पीछे कौन लोग रह जाते हैं. अगर बहुत इम्प्रेस होती हूँ मैं किसी से कि अच्छा जी कोई लम्ब से पढ़ा हुआ है, कोई मस्त से पढ़ा हुआ है, कोई फास्ट से पढ़ा हुआ है, एंड देन अगेन द डिबेट गोज बैक टू कि जी आपने सब्जेक्ट्स नहीं सही चूज किए, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनी करियर काउंसलर एट दैट टाइम. ये जेन ज़ी की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है ना, कि व्हेन यू आर बिटवीन द एजेस ऑफ 12 to 19 यू आर स्क्रीमिंग फॉर इंडिपेंडेंस, कि हमें हमारी मर्जी करने दी जाए, हमें जिस तरह हम चाहते हैं ज़िंदगी गुजारना एट आवर ओन टर्म्स वो अलाउ किया जाए. अच्छा, एंड नाउ व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s एंड यू सीन द मार्केट, तो आप कहते हैं मैं गाइड अच्छा नहीं किया. गाइडेंस ली थी आपने? ट्राई तो की थी. गाइडेंस आपने नहीं ली. जनरल पर्सपेक्टिव में जेन ज़ी नहीं देना चाहती गाइडेंस. ठीक है, दे वांट टू लिव दैट योलो लाइफ, वो उसको गुजारना चाहते हैं. तो फिर जब पेरेंट्स सख्ती करते हैं कि बेटा ये काम करो, इस बिजनेस में जाओ, इस डिग्री में करो, तो उस टाइम वो चीखें मार रहे होते हैं उधर कि हमें ज़बरदस्ती भेज दिया. आई मीट एवरी डे, सर मैं यहाँ जाना नहीं चाहता था, मेरे घर वालों ने फोर्स करके मुझे भेज दिया. वहाँ पर यू हैव समवन टू पॉइंट योर फिंगर टू कि मुझे यहाँ भेजा गया है, और वो उनके ऊपर फिर अब बर्डन आ जाएगा कि आपने बच्चे को इस जगह क्यों भेजा. वाई डू यू प्रेफर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स? क्योंकि एक सर्टन क्लास की जो बूमर जनरेशन थी हमारी, उन्होंने देखा है कि ये फील्ड्स आपकी ऑलमोस्ट ऑलवेज गिव यू गुड जॉब. अब वो एक्चुअली ट्रू नहीं है. यू नॉट गेटिंग गुड जॉब बीइंग एन इंजीनियर, यू नॉट गेटिंग गुड जॉब्स बीइंग अ डॉक्टर एज वेल. एज सच अ ह्यूज एपिडेमिक जिसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा आजकल, कि आपके पास बेतहाशा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं. यू डोंट हैव जॉब्स फॉर दैट. और फिर मेडिकल करने के बाद फिर अप्लाई करें प्लैब के लिए, USMLE के लिए, वो एक और बहुत बड़ा खर्चा है. तो जितना खर्चा इस पे हुआ है उतना ही वहाँ जाके करना पड़ेगा. तो वो डॉक्टर्स बेचारे कहाँ जाए. आई हैव क्लासेस फिल्ड विद डॉक्टर्स, किसी क्लास 10 डॉक्टर बैठे हैं, CSS करने के लिए आ रहे हैं, और बड़ा क्लियर है क्योंकि सर जॉब है नहीं, तो सिक्योरिटी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, अच्छी जॉब के लिए CSS कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई का शौक तो होता है एंड दे कैन रीड वेल. उन्होंने वो तो ट्रेनिंग हुई भी होती है कि पढ़ना कैसे. सो आपके मुल्क में जो जॉब पोर्टफोलियो है वो बड़ा लिमिटेड है. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके. बैचलर्स कर लिया, बाहर निकल आए, नौकरी नहीं मिल रही. अच्छा जी, अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास. बाहर चले जाएं, यहाँ पर यहीं पे थोड़ी मेहनत करें, CSS PMS का एग्जाम दें, और एक ओहदे पे आ जाएं, और वो ओहदा आपको महीने का सिर्फ 70,000 ही दे रहे हैं. व्हाट इज योर से ऑन दैट? अच्छा, ये CSS वाली क्रिटिक जो है ना, वो आवर गुड फ्रेंड मुजम्मिल बहुत अच्छी करता है. CSS ऑफिसर्स के पीछे लगे हुए आजकल वो. और वेरी राइट टू बी फेयरली ऑनेस्ट विद यू, वेरी राइट के कोई इंजीनियर नहीं, कोई साइंसदान नहीं, कोई इजाद नहीं की है. यू राइट ऑन दैट.
बट वो वाला जो आइडिया मैं उससे डिसएग्री करूंगा, अच्छा वो ये कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं खिदमत खल्क के लिए, कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं आ नहीं रहा. आ रहा. इट इज़ अ पावर गेम. या मुज़म्मिल खुद भी कहता है ना कि मैं जर्नलिज्म के अंदर आया हूँ क्योंकि मुझे पावर चाहिए, मेरे आईडी कार्ड की वैल्यू नहीं है. आई कैन एक्सेप्ट दैट एंड आई कैन रिस्पेक्ट इट कि द गाय हैज़ दी गॉल्स ऑफ ऑनेस्टी कि वो कहता है कि मैंने ये काम करना है. एंड द सेम ऑनेस्टी इज सीइंग व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दीज डेज. मुझे भी ये नज़र आ रहा है कि बच्चे जो हमारे पास आते हैं सीजस के लिए, सर पावर चाहिए. पावर चाहिए. ठीक है. हमारी क्लास में, मैं आपकी क्लास की बात कर रही हूँ, हमारी क्लास में जी पावर है, पैसा है, काला डाला है, फलाना है. Why not? My question is why not? If you're living in a third world country, post colonial order, तो वहां पर अगर आप पावर पैसे के पीछे नहीं जाएंगे तो और किसके पीछे जाएंगे? The thing is कि your youth has to aspire to something. वो जो मॉरल्स थे ना हुब्बुल वतनी वाले और जी दुनिया के लिए कुछ करने वाले, वो आई थिंक 2000 के बाद वैसे ही खत्म हो गए. अब बच्चा देख रहा है मटेरियलिस्टिक सेंस में. आपने एक्सपोजर की फॉर्म में इतनी बड़ी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कर दी है बच्चे के ऊपर कि उसको हर चीज समझ आना शुरू होगी, या एटलीस्ट उसके अपने लेवल पे समझ आना शुरू होगी, और वो अट्रैक्ट होता है इन चीजों की तरफ. अब फैमिली व्लॉगिंग, हर बंदा, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं, तमाम पॉडकास्ट यूट्यूबर्स बात करें फैमिली व्लॉगिंग गलत है, लेकिन हर बंदा कर रहा है क्योंकि देखने वाले बहुत है. कंफर्ट टीवी चाहिए, रजब भट्ट क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, लाइट माहौल में मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं एंड देयर अर्निंग मनी, और फिर उसी पैसे से अगली वीडियो बनाएंगे जी मैंने अब घर खरीद लिया, अब मैंने नई गाड़ी खरीद ली, अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा लिया. दैट इज द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो कि इतना ब्लेटेंटली आपकी आंखों के सामने 5-5, 6-6 साल के बच्चों की आंखों के सामने दिन रात बम्बार्डमेंट हो रही है. आप उस बच्चे को कहेंगे कि हुब्बुल वतनी के लिए काम करो, पाकिस्तान के लिए कुछ करो. आर यू इनसेन? अब बात क्या कर रहे हो उसके साथ? वो बच्चा एस्पायर करता है उन चीजों की तरफ. मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मैं भी अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाऊं जाके. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा जो उसको मिलेंगे, और मार्केट सर्वाइव कर रही है उसके ऊपर. सो जो CSS वाली ऑप्शन है, इट इज वेरी क्लियर टू मी, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर इन परसूट ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल. और मेरे ख्याल से बेटर लाइफस्टाइल कोई बुरी चीज नहीं. क्लास मोबिलिटी होती है, आप मेहनत करें आप ऊपर जाते हैं. क्या उससे आप आवाम के टैक्स पेयर पैसे के ऊपर याशी कर रहे होते हैं, वो एक सेपरेट डिबेट है, 1 नंबर 2 नंबर वाली. ठीक है. बट व्हेन यू एंटर द केडर तो यू बिकम समवन. मुझे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट ने दी थी. उसने कहा सर मैं बच्चा था, हम एक शादी में बैठे हुए थे, वहाँ AC साहब आते हैं तो सारी ऑडियंस खड़ी हो जाती है, कोई 200 बंदा बैठा हुआ खड़ा हो गया जी, सब उधर देख रहे हैं कौन आया. कहता है ये चीज चाहिए मुझे, ये वाली फीलिंग चाहिए, ये चाहिए मुझे. तो वो लेने के लिए वो आया. वो बेचारा मेहनत भी कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है, उसको वो मिल भी जाएगी. इफ दे वर्क फॉर इट उनको मिल भी जाएगी. उसमें ये कहाँ ताल्लुक आ गया कि मुल्क का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि टैक्स पेयर पैसे में. वो एक सेपरेट मॉरल्स की डिबेट है आपकी कि आपकी मोरालिटी क्या इजाजत दे रही है, क्या इजाजत नहीं दे रही. बट एज फार एज द यंग पर्सन इज कंसर्न्ड, इज ही सो रॉन्ग टू एस्पायर टुवर्ड्स दैट? क्या ये गलत बात है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है? परसूट ऑफ हैप्पीनेस बेसिक राइट है इंसान का. दैट इज नॉट रॉन्ग. रॉन्ग एंड नॉट, मतलब could be wrong morally कुछ domains में जाके. CSS in itself again is a very रट्टा system. ठीक है. मुझे नहीं पता, मतलब ठीक है हमारे जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर तो हमें स्क्रूटनाइज थोड़ा सा किया जाता है, बट एट द सेम टाइम पूछे वही सवाल जाते हैं कि हिस्ट्री में फलाने दौर में क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कमेंट करेंगे आप. ठीक है. द पॉइंट इज आप बच्चों के अंदर वो क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं. आप उनको अच्छी चीज देना चाहते ही नहीं है. आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि द नेक्स्ट लॉट इज गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग अप, एंड व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग अप दे आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड, और वो आपके खिलाफ हो जाएंगे. हेंस हमारे मुल्क में यही चलता आ रहा है कि इनको चुप करा के बिठा दो. आई थिंक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. अच्छा? ये पूरा आर्गुमेंट आपने किया कैसे? और वो इसलिए कि 2016 के बाद जो रिफॉर्म्स आई थी सीएसएस में, सिस्टम पूरा चेंज हो गया. ठीक है. ठीक है. नाउ दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, इट प्रेफर्स दोज पीपल हु टेक इनिशिएटिव, ओके, हु हैव सम एनालिटिकल स्किल्स, और उनको कुछ पढ़कर कुछ क्रिएट करना आता है उससे इंटेलेक्चुअल डोमेन के अंदर. राइट. यू आर क्रिएटिंग जर्नलिस्ट, राइट. आप एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ केडर ऑफ जर्नलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट, और उनसे आपने बहुत सारे काम लेने हैं. ब्यूरोक्रेसी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते. या तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हमें चाहिए नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. दुनिया की हर कंट्री में ब्यूरोक्रेसी होती है.
अच्छी बुरी ब्यूरोक्रेसी पे बात करें, बेहतरी करने की बात करें, ब्यूरोक्रेसी इज हेयर टू स्टे। पहली तो बात ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक। सेकेंडली कि अगर हम लोग अभी तक ये समझते हैं ना कि वो रटा सिस्टम चल रहा, नहीं चल रहा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। आप अभी पेपर्स उठा के देख सकते हैं सीजस के, एक्चुअली गिव द गवर्नमेंट इट्स ड्यू, जहाँ वो अच्छा काम करते हैं वहाँ कहना चाहिए। और वो ये कि दे हैव ट्राई टू चेंज द सिस्टम टू सच एन एक्सटेंट कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन्वॉल्व हो सके, ताकि कुछ लोग ऐसे आए हमारे पास जो ज़रा क्रिटिकल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज कर सकें। ठीक है, अब उस सिलसिले के अंदर आपको पढ़ा दीजिए पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, या आपको कॉन्स्टिट्यूशन जी पढ़ना है जी 1962 का, ना वो अब चलता है ना वो का काम है, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, रट्टा लगाना पड़ रहा है। आपको वो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जब 27वीं तरमीम आएगी तो आपके पास एनालाइज करने का कोई लेंस होगा, कोई स्पेक्ट्रम होगा कि ये काम कैसे होता है, कैसे होना चाहिए था, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक एन एनालिसिस। आज मैं और आप अगर बैठ के बात करते हैं 27th अमेंडमेंट का ये वाला पॉइंट ऐसे होना चाहिए था, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास कुछ है। So to understand how the future is going to be, you have to take a trip down memory lane towards the past. And that happens with every subject. चाहे वो engineering है, philosophy है, science है. You have to understand how it evolved. वो हमारी मजबूरी है। तो वो रटा लगाना की कोई ये तरीका नहीं कि आपको रटा ही लगवाना है, हमने कुछ सुनना है आपसे, उसका ये कि मकसद क्या अचीव हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट वन ऑफ माय बिगेस्ट आइडिया अबाउट दैट, जो लोग क्रिटिक करते हैं, मेरा उसके ऊपर ये ख्याल है कि जी हमें टैक्स भरना नहीं सिखाया आज तक, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है टैक्स भरो, फाइल्स रिटर्न फाइल करो, अपने टैक्स भरना सिखाया नहीं आपने। भाई आपको मैट्रिक एफएससी के अंदर डीमास रूल सिखाया उन्होंने, मैथ्स के बेसिक सिखाए आपको, ठीक है, आपको मीन एवरेज फंक्शंस और जो जितने भी ये टेबुलर फॉर्म मेथड्स होते हैं डेटा के सिखा दिए, वही है सारा टैक्स आपने करना है। द गवर्नमेंट इज नॉट, या द सिस्टम is what it is trying to say and failing is that कि वो skills देने हैं आपको जो आपको आगे काम कर सके, जिससे आप फायदा उठा सके, वो स्किल तो देने की कोशिश कर रही है। हाँ, उसको मजीद एनहांस किया जा सकता है कि आप कह सकते हैं कि सर नहीं, एग्जैक्टली टैक्स रिटर्न फाइल किस तरह होता है, ठीक है, आईआरएस कैसे चलाना है मुझे पता होना चाहिए, वो करें। बट वो कंपैरिजन आप कर रहे हैं नेदरलैंड के साथ, आप कर रहे हैं यूके के साथ, जिनकी इतनी लंबी हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, इतनी लंबी हिस्ट्री है सिविल सर्विस की। इट्स अ लिटिल टू अर्ली फॉर दैट, मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा भी अर्ली कर लें। अच्छा, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट बट इट इज इन द राइट डायरेक्शन। ओके, एट द सेम टाइम क्योंकि अब हम यूथ की बात कर रहे हैं एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट, जेन जी को सबसे वर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, इंक्लूडेड मी। क्यों? एक तो चलो ये समझ में आ रही, वी आर स्ट्रगलिंग एट एवरीथिंग, वी आर स्ट्रगलिंग एट जॉब्स, वी आर स्ट्रगलिंग एट, घरों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, माँ बाप के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम दोस्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यू थिंक यू आर द ओनली जनरेशन हु स्ट्रगल्ड इन देयर टाइम? या एवरी जनरेशन जब वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ पहुंच रही होती है, उनका ये डिलेमा होता है कि हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कोई। आई फेल्ट दैट टू इन माय टाइम, एंड आई एम पार्ट ऑफ द मिलेनियल्स। अच्छा, और मिलेनियल्स के बारे में तो ये बात की जाती है कि इट इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड, लीस्ट पेड जनरेशन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, बिकॉज द मिलेनियल्स डिड एवरीथिंग बाय द बुक। एंड बाय द वे मिलेनियल्स में उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी उम्र जो 90s की पैदावार है, 90s के अंदर, ठीक है, दे डिड एवरीथिंग बाय द बुक, क्योंकि वो आर्केइक स्टाइल से ट्रांजिशन कर रहे थे टुवर्ड्स द मॉडर्निटी। सो दे सॉ द घुमाने वाला फोन, तार वाला लंबा, दे सॉ द बटन्स वाला फोन, एंड दे सॉ द राइट नाउ जो स्मार्टफोन्स हमारे पास आ गए, ठीक है। सो उनका ट्रांजिशन बहुत अच्छा हुआ इस मामले में, और उनको बताया गया कि आप पढ़ें, आप डिग्री हासिल करें, आप ये काम करें, आप ये काम करें, आप चले जाएंगे। दे डिड एवरीथिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। एंड देन वेलकम टू द मार्केट जेन जी, आप आ गए अब मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी उम्रें भी अब होना शुरू हो गई है 20-25 के दरमियान। सो यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स एंड यू रियलाइज कि ओह, लाइफ इज नॉट दैट इजी। हेलो, वेलकम टू द कैपिटलिस्ट मार्केट, दिस इज द मार्केट, एंड दैट इज इट, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट वन थिंग जिसमें मैं जेन जी को बहुत वैल्यू करता हूँ, विच वी नेवर डिड, और द प्रीवियस वन, कि हमारे अंदर या हमसे प्रीवियस जनरेशन के अंदर भी वो सिस्टम्स नहीं थे जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकें या बात कर सकें, ठीक है। आई हैव अ जेन जी, मेरे पास बच्चे काम करते हैं और बड़े आराम से कहते हैं सर आज दिल नहीं कर रहा मेरा, आज मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, माई डॉग डाइड टुडे।
I couldn't even dream of saying that to my employer. Yeah. हम नहीं कह सकते थे. But is that a bad thing? It's a good thing. हाँ. अच्छी चीज है. Being vocal. Yeah, it is not just about being vocal, but giving the market the due जितना आप उससे ले रहे हो. ठीक है. वरना एम्प्लॉय जो पूरा सिस्टम है ना, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है उनको पता होगा, अगर आपको काम आता है या नहीं आता, आपके बॉस ने काम कह दिया, आप पूरी रात जागोगे, सीखोगे बैठ के, कल उसको फाइल बना के दोगे, क्योंकि मैंने तो काम करके दिखाना है. दैट इज व्हाट आवर प्रेडिसेसर यूज्ड टू डू, दैट इज व्हाट वी डिड, एंड द बक स्टॉप्स हियर विद जेन ज़ी. उन्होंने रोक दिया, सर ये मेरी डोमेन नहीं है. बड़ा सिंपली कह देते, सर सॉरी ये मेरी डोमेन नहीं है. आई नेवर सेड दैट इन माय टाइम. सो जो अच्छी चीजें उनको इनकरेज करना चाहिए, एंड दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, कि दे आर challenging the established status quo of system, which is a good thing, but that challenge can go so far. And I think that's a dilemma as well, कि वो जो left wing activism वाली side आ जाती है, जो Gen Z में ज़्यादा नज़र आ रही है, वो हर generation की prime से पहले आती है. और मुझे वो बात हमेशा अच्छी लगती है कि all of us we start on the left and the activism, and then we realize what a load of bull crap it is, and then we move to the right. So वो transition भी हो जाएगा खुद ब खुद. They'll realize and associate themselves with status quo. But right now what they are doing around the world, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, और फिर एक सवाल आता है जी, पाकिस्तान की जेन ज़ी सोई हुई है जी, क्या पाकिस्तान की जेन ज़ी को क्या करना चाहिए? Do you need a revolution? पहले तो ये देखिए. We do. Why do you need a revolution? क्या चाहिए आपको revolution? Sir, revolution is bloody. It is always bloody. जितनी भी रेवोल्यूशन आती हैं, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, रशियन रेवोल्यूशन देखें, इवन बांग्लादेश वाली देखें, नेपाल वाली देखें, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ब्लड. और आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, डू यू थिंक पोस्ट रेवोल्यूशनरी इराज के अंदर वो कुछ स्टेबल रहा है? फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी, नेपोलियन आ गया था उसके बाद, किंग नेपोलियन, एम्परर नेपोलियन, फर्स्ट कॉन्सल. सो डिड दैट रेवोल्यूशन अचीव एनीथिंग? ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल यस, अ लॉट, बहुत ज़्यादा. But for the people of that time, nothing much. And the same thing is going on with Bangladesh अभी. अगर आप देखिए बांग्लादेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आया. Actually they have a tendency to move toward the right wingism, और वहाँ पे वो religious hooliganism बहुत बढ़ गया. The same thing is going to happen to Nepal. श्रीलंका में ऑलरेडी हो रहा है. तो पाकिस्तान में एक तो हमने रेवोल्यूशन कराने की कोशिश की थी 1-2 साल पहले, वो हमें समझ आ गई थी. लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जेन ज़ी में अभी रिसेंटली कोई रेवोल्यूशन की बात आजकल चल रही है, एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुई हुई जेन ज़ी की. डू यू नीड अ रेवोल्यूशन, और डू यू नीड द सिस्टम टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड देन यू आर नॉट अलोन इन दैट. I want the system to favor me. You want the system to favor yourself. So these revolutionary activities जितनी भी, it's a grab for power, एक struggle for power रही है. और इस मामले में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि Gen Z या जो भी यंग जनरेशन होती है ना, at their time they did not have that much power. They had to wait 15-20 years to become part of the 30-year plus वाली अवाम, और फिर वो काम करेंगे आगे, कुछ पावर का हिस्सा बनेंगे. Someone wants it earlier. तो फिर देन बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, इट्स अबाउट पावर. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में आज रेवोल्यूशन लेके आएंगे, सिस्टम उल्टा के फेंक देंगे, क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली इट इज अबाउट पावर एंड मनी, बिकॉज मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनको देखूं तो अंडरपेड है. तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में आके दे वांट टू डू समथिंग अबाउट द सिस्टम एज वेल. एंड आई डोंट थिंक, इट इज माय व्यू अगेन, आई डोंट थिंक कि सिस्टम इज वर्किंग फॉर देम. इट्स गोइंग अगेंस्ट देम. ऑपोजिट जा रही हैं चीजें. सिस्टम फेवर करता है कॉम्पिटेंसी को, अच्छा, बाय एंड लार्ज. दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो, बट कैपिटलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसके बगैर. बाय द वे, आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म, आई एम ओके विद इट, बट द थिंग इज कि दिस इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द टाइम. ये चल रहा है आजकल, ठीक है. कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कॉम्पिटेंसी सबसे टॉप पे रहती है. फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म आप मैं रन कर रहा हूँ, और मैं सिफारिश पे आपको रख लेता हूँ, यार एक जानने वाली है और जी नम्रा, प्लीज यार रख लें इसको. So that's what people think, right? Exactly. तो मैं सिफारिश पे आपको रख तो लूंगा, but if you don't have the skills for it or you won't learn, you're not going to stay. 1 महीने 2 महीने बाद आपको निकाल देंगे. क्योंकि मैं क्या चाहूंगा कि इस बंदे की वजह से मेरा नुकसान हो या मेरा रेवेन्यू लॉस हो. नहीं. So capitalism competency को फेवर करता है. If you're competent enough or you can become competent enough, तो you're going to stay in the system. गवर्नमेंट जॉब का सिलसिला कुछ और है, क्योंकि वो तो फिर फॉर लाइफ आ जाती है. बट कैपिटलिज्म को ब्लेम ना करें. जेन ज़ी कैन नॉट ब्लेम कैपिटलिज्म. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डज द सिस्टम वर्क और क्रिएट अनदर ऑल्टरनेट सिस्टम, जो कि फिलहाल तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा.
The other thing we face these days as Gen Zs, शादी की उम्रें निकलती जा रही हैं। लड़कियों की शादी की उम्रें निकलती जा रही हैं। What do you have to say about it? देखिए उम्रें तो निकल रही, सबकी, लड़कों की भी निकल रही, लड़कियों की भी फिर निकल रही। जेंडर पे क्या आप कमेंट करेंगे? ऑन एवरेज पाकिस्तान में शादी की जो एवरेज एज है ना, वो शिफ्ट होगी आगे की तरफ, हाँ, ठीक है। बिटवीन 1980s to 2002 पाकिस्तान में एवरेज शादी की एज चली गई थी 22 के ऊपर, हाँ, 22 साल। और सिंस 2002 से लेके अभी तक 2025 तक ये चली गई 25 के आसपास, 24.7 कुछ है। सो ऑलरेडी एज हमारी आगे शिफ्ट हो रही है। और द थिंग इज कि शादी को आप किस इंस्टीट्यूशन के तौर पर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट शादी इज, और ये मैं तमाम स्टूडेंट्स और यंग बच्चों से मुखातिब हाँ, हूँ इस टाइम पर। शादी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, आप एक शादी भी आप एक फॉर्म पे सिग्नेचर करते हैं। रिलीजियसली भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, अक़द का लफ्ज़ आपको पता हो इस्लाम में कहते हैं, निकाह। सो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, टू पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर जॉइनिंग फोर्सेस टू बिकम समथिंग एल्स, अ बिगर होल, पार्ट ऑफ फैमिली बनते हैं। सो प्रॉब्लम विद यंग जनरेशन इज दैट कि वो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट को और उसके साथ अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। एंड दैट इज द प्लेजर ऑफ यूथ, कि आप यंग होते हैं, आप कुछ और देख रहे होते हैं, you want to live your life. यस, यू परस्यूइंग लव, और कोरियन चिकन बॉयज नजर आ रहे होते हैं आपको, ठीक है, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट। Yeah. बट दैट इज अनदर डिलेमा ऑफ पाकिस्तान सोशल स्ट्रक्चर कि हम बच्चों को 18-19 या उससे पहले, उसके बाद भी कोई ट्रेन नहीं करते शादी के बारे में, वो बताते भी नहीं है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पार्टनर, करना क्या है आपने उसके साथ भाई। क्योंकि आपने एक फ्रस्ट्रेटेड अवाम क्रिएट की हुई है यहाँ पर, और बस आप कहते हो कि हर बंदा एक वो वे आउट ढूंढ रहा है, शादी हो जाएगी मेरी। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ ऑन द मैन एंड द वुमन। तो वो जो शादी की एज जल्दी वाला कॉन्सेप्ट है, वो स्टेम करता है आपकी ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल मेंटालिटी के साथ, जो कि स्टेम करती है पॉजिटिविस्ट थ्योरीज की बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर के साथ। अब ये क्या चीज है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर एनी गर्ल, कि द मोर यू एज आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उतनी कम रह जाती है आगे जाके। एंड द पर्पस, अगर हम रिलीजियस, सोशल, इन सब से पीछे जाना शुरू, हम यहाँ तो चले गए ना, इन सब से पीछे जाना शुरू कर दें, तो प्योर बायोलॉजिकल रीजन फॉर शादी इज द प्रोपगेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन के लिए स्पीशीज की प्रोपगेशन होता है। सो वी एज अ स्पीशीज, हम तो खैर बहुत ज़्यादा स्पीशियाँ ही बन चुकी हैं अब, ठीक है, बहुत बड़ी होगी पाकिस्तान के अंदर, बट यू वांट टू एक्सटेंड योर स्पीशीज, और वो स्पीशीज बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बायोलॉजिकल नीड है, वो चलेगी साथ साथ। अब उसमें बिकॉज वी हैव डेवलप्ड सिटीज एंड कोड्स एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। You need money for that, you need beauty for that, you need a lot of other social elements, और सारा शादी वाला सिस्टम। तो अब जब पेरेंट्स सोचते हैं तो वो उस ट्रेजेक्टरी पे सोचते हैं जो मैंने आपको बताया, ऑर्थोडॉक्सी एंड देन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एंड देन प्योर बेस बायोलॉजी, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो इस वजह से वो कहते हैं जी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, और उसमें बुराई भी नहीं मेरे ख्याल से ये बात कहने में, बिकॉज इट्स फैक्चुअली बायोलॉजिकली करेक्ट। सोशली यू हैव डेवलप्ड अनदर ऑल्टरनेट पाथ। सो इसलिए स्पेशली लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कों का मसला कुछ और हो जाता है, उनके साथ तो उनको तो आपने बेचारों को खुडे लाइन कर दिया, ठीक है। इस टाइम पर वेलकम टू ऑल द मॉडर्नाइज्ड और एक्टिविज्म वाली मेंटेलिटी के बाद लड़के बेचारे हमारे खुडे लाइन हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, कि वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाला आपको आइडिया दिया जाता है, दैट इज totally in contrast with your social clock, क्योंकि at the peak of your biological age, जब आप 20-22-25 साल के दरमियान होते हैं, तो उस टाइम पे आप डिग्री कर रहे होते हैं, आप नई नई जॉब कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ योर टाइम इन दैट, और फिर आप कहते हैं 25 साल बाद अच्छा मैं सारा करियर अपना फेंक के अब शादी करके बच्चे के साथ चली जाऊँ। इट्स नॉट पॉसिबल, लगता नहीं, फीजिबल लगता। सो व्हाट डू, वी डिले आवर मैरिजेबल एज, कि यार पहले आप डिग्री कर लो, एमफिल कर लो, फिर जॉब कर लो, वो आगे चलती रहती है, and then you get married, and that is the same philosophical dilemma जिससे आपका यूरोप और वेस्ट गुजर चुका है, and they are trying to reconcile, जो ट्रैड वाइब्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट राइज कर रहा है ना राइट विंगिज्म के साथ, वो इसी वजह से कि they are returning back to the old things, उस तरफ आ रहे हैं। और ये एक आई थिंक सर्कल ऑफ सिविलाइजेशन होता है जो 40-50 साल बाद कंप्लीट भी हो जाता है,
तो वही हमें दोबारा देखने को मिलेगा. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. So when someone says that to you कि शादी की उम्र निकलती जा रही है, they're factually correct, but you have to decide, and that is where you have to train your children कि उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होना चाहिए. रखें करियर को प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, लाजमी रखें, बट थिंक ऑफ लाइफ एज अ कंसेक्यूटिव होल इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ कि यार मैंने पार्टी करनी है या मैंने जॉब करनी ये करनी है. विद इन 10 years, इंटरेस्टिंग थिंग इन 10 years वट एवर यू सीम वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. Okay. I get it. But again, going back to the same question, कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, निकले, सीवीज फेंकी, लिंक्डइन अपना पॉलिश किया, लिंक्डइन को भी पैसे दिए, लिंक्डइन को भी पैसे दिए, फेंकी अपनी सीवीज, गए इंटरव्यू के लिए, बैठे जाके, आपकी डिग्री से रिलेटेड सवाल नहीं होता वहाँ. नहीं होता. आपसे पूछा जाता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. एक बच्चा जिसने मतलब रट्टे सिस्टम से वो निकला था, वो आ गया है इस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लम्स की लीट या फास्ट या नस्ट, वो बच्चे तो ऑलरेडी दे आर ग्रूम्ड. अच्छा, फास्ट को इस कैटेगरी से निकाल दें आप. मतलब अच्छा, फास्ट को निकाल दें. यू आर वेरी क्विक इन एडिंग दैट. ओह माय गॉड. अच्छा, अभी मैं आपसे एक लिस्ट कराऊंगी रेट. आपने बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सी नहीं है. ठीक है. The point is, स्किल सेट सिखाए नहीं जाते हैं. अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं सोशल इश्यूज में अक्सर एक बड़ी स्टार्क डाइकोटमी का जिक्र करता हूँ, और वो ये है कि जो पॉवर्टी लाइन यूनाइटेड नेशंस ड्रॉ करता है ना, हाँ जी, वो ऑलमोस्ट $2 पर डे पे ड्रॉ करता है. $2 कि अगर कोई शख्स $2 हमारे एरिया के लिए, हाँ. LEDC की बात करो, लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, कि अगर कोई बंदा $2 पर डे से कम कमा रहा है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रह रहा है. ठीक. $2 पर डे इज अबाउट 300, तो 600 अगर राउंड ऑफ कर लें, 600 के करीब का मतलब है कि एक बंदा महीने में कमा रहा है 18,000. ठीक है. तो 18-20 हज़ार वाले लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में. इससे ऊपर थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाते हैं. सो डू यू थिंक इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आपको 18,000 से उठा के 18 लाख पे लेके आ जाए? व्हाट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट? 18,000 से कहाँ लेके जाए? दैट इज द प्रॉब्लम. व्हेन यू लुक टुवर्ड्स द स्टेट और द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर लाइफ, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंप्रूव इट सो मच कि आप मरना बंद कर दें. अच्छा, वो चाहेंगे आप, अब देखें पाकिस्तान में 35,000 है मेरे ख्याल से मिनिमम जो है, मिनिमम वेज जो है, वो चाहेंगे आप 35-40 पे रहें, क्योंकि इस पे आप मरेंगे नहीं. इससे नीचे जो पॉइंट है ना, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला आ जाता है, वो बड़ा खतरनाक है. वहां मरना शुरू हो जाते हैं लोग, एंड देन यू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द स्टेट. मर रहे हैं, लाश का क्या करें, कफन दफन. ठीक है, बड़ा ही जालिम आर्गुमेंट दे रहा हूँ, बट इकोनॉमिक आर्गुमेंट दे रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, इकोनॉमिक्स इज जालिम, इसमें कोई शक नहीं है. बिल्कुल. सो गवर्नमेंट वांट्स यू टू अर्न इनफ कि आप अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट करें और आप गुजारा कर लें. गुजारा ही कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू बिकम एन 18 लाख पर मंथ पर्सन. सॉरी, ये वाला आइडिया भी भूल जाएं. अच्छा, कि सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये पाकिस्तानी सरकार, दुनिया में कोई गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती. इवन जो सोशल कंट्रीज हमारे पास आते हैं ना, जो सोशल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, स्कैंडिनेविया वगैरह भी, उनका भी है कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे. हाँ जी, उनका अच्छा जरा हमसे बेहतर है. हाँ. लेकिन अगर मैं देखूंगा तो मुझे तो लगेगा बड़ा अच्छे क्लास में रह रहे हैं, बट फॉर देम इट इज डिसेंट इनफ. सो गवर्नमेंट ये करेगी. सो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करूं, जो आप बता रही ना, गवर्नमेंट स्किल्स नहीं दे रही मुझे, तो गवर्नमेंट भाई इतना ही देगी कि आप गुजारा कर लें. जिंदगी अच्छी कैसे बनानी है ये आपने खुद करना है. दिस इज ऑन यू. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट मार्क ज़करबर्ग्स और मस्क्स. दैट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. वो क्रिएट करेगी एक रैंडम बंदा है, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, वो ये काम करे. सो स्किल्स जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर थे, आपने खुद सीखने थे. ठीक है, आपका काम था. हाँ, यूनिवर्सिटी इसकी क्या, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो बच्चों को सिखा सकती है, वो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान. स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटी की हमने बात की है, दे नॉट टीचिंग यू एनीथिंग. वो पढ़ा ही नहीं रहे. क्लासेस में टीचर ही नहीं आते. अभी रिसेंटली मेरे 2-3 इसी के यूनिवर्सिटी के दोस्त बने, और वो ये बात करते हैं कि हम क्लास में 1.5 घंटे की क्लास होती है और जाते हैं हम आखिरी 15 मिनट में, क्योंकि बच्चे ही नहीं आते. पहले जाके बैठ जाए तो फारिग बैठे होते, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. तो वो बच्चा जो
1.5 घंटे की क्लास में से 15 मिनट और वो भी सिर्फ स्लाइड्स देख के आया, आपका ख्याल है वो compete करेगा मार्केट के अंदर आके जो McGill से पढ़ के आया है या फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेड्स आए हुए हैं या लम्स का बच्चा है या नर्स का बच्चा है? They're हम्म not. हम्म और फिर अगेन वी रिटर्न बैक टू द आर्गुमेंट कि मार्केट फेवर करती है कैपिटलिज्म को और कैपिटलिज्म फेवर करता है कम्पिटिटिवनेस को, कॉम्पिटेंसी है। सो आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं बनेगी, यू विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। yeah इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई नो। और मुझे शायद बोलते हुए थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए था, बट द थिंग इज कि समवन शुड हैव गिवन द रियलिटी टच। किसी ने चेक दे देना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। वो आज मिल जाएगा हाँ, वो आज मिल वो आज जाएगा मिल जाना चाहिए।